गरीब इंसान इंसाफ चाहता है और उसका बेसिक राइट भी है कि उसे इंसाफ मिले। पाकिस्तान के अंदर अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को डोमिनेट कर रहे हैं। ये मुल्क का बहुत बड़ा अलमी है। मुमलिकत है वो कुफ्र के साथ चल सकती है, नाइंसाफी के साथ नहीं चल सकती। 99% ऑफ द अवाम उसकी ये राय है कि जुडिशियल सिस्टम का फेलियर है कि वो इंसाफ की फराहमी में नाकाम है। हशाम बिन ताहिर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर, एंटरप्रेन्योर और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सीईओ हैं रिजॉल्वेंट एंटरप्राइज के। सीनियर पार्टनर हैं ब्लैक सूट लॉयर फर्म में। एक्सपर्टीज रखते हैं ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। आम शहरी की नज़र से आप देखें, उसको पता है उसे इंसाफ नहीं मिलेगा और इसी वजह से उसका स्टेट पे भी ट्रस्ट नहीं रहा। ट्रस्ट जो लूज हो चुका है इसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। इंसाफ हासिल करने के ज़राए हैं वो इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि इंसाफ इतना महंगा है। जब मेरे अपने केसेस लगे तो मुझे पता चला कि इंसाफ कितना महंगा है पाकिस्तान के अंदर। पहले ऐसा लगता था कि नहीं पता नहीं सच है या नहीं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ओपनली हो रही है, लोग उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं बट नो वन केयर्स। कराची में से स्ट्रीट क्राइम को खत्म करना है, उड़ा दो सबको, किसी कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है। रियासत क्या है? हर इदारे को लगता है वो रियासत है, फिर उसको लगता है कि जो मैं कहूँगा वो कानून होगा। ये तो आपके लिए मुल्क बनाया गया था। तमाम इंस्टीट्यूशंस को बनाया ही इसलिए गया था कि ये आपकी खिदमत करेंगे। कि अपने राइट की बात करूंगा ना, कल शायद मैं हूँ भी ना अपने राइट की बात करने के लिए। तो इस वक्त जो पाकिस्तान को चलाने वाली लीडरशिप है वो कंट्रोवर्शियल है। दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। 70 साल में हमें तौफीक ही नहीं हुई डैम बनाने की। हमारी प्रायोरिटी है जनाब, 5 साल के लिए मैं आया हूँ, मुझे मोटरवे बनाने दो। 5 साल के लिए मैं आया हूँ, मुझे कोई फीता काटने दो, लैपटॉप्स देने दो, ताकि लोगों को मैं नजर आऊँ। पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके अपने को मफादात है। मसला ये कि कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा, बाकी दूसरे सारे काम कर रहे हैं। कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कानून बना दें। तो शायद आपकी ये बात तो सुन ली गई है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला के इसको भी रिप्लेस कर दें 26वीं अमेंडमेंट की तरह। क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म में नहीं आता? ये जजों को, वकीलों को हर मैटर के अंदर इन्वॉल्व होना भी जरूरी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। इन जनरल जो लॉ प्रैक्टिस है इसको काफ़ी नेगेटिवली देखा जाता है और अभी से नहीं, बहुत अरसे से। अकबर अलाहाबादी फरमाया करते थे, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। पूरा शेर बयान नहीं करूँगा मैं यहाँ, जस्ट अ रेफरेंस, ठीक है। तो ये इतनी नेगेटिविटी क्यों कनेक्टेड है ये लॉ प्रैक्टिस से, जुडिशरी से? इसकी वजूहत ये हैं कि देखें, हमारी जो सोसाइटी है ना उसके अंदर जब भी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तब लॉयर्स को ड्रैग किया जाता है। ठीक है, किसी की लाइट्स ऑफ डाइवोर्स का मैटर है, किसी के साथ कोई पुलिस का मैटर है, ये जो लॉयर्स हैं ये वहीं पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। कोर्ट जो है, कोई भी कोर्ट नहीं जाना चाहता। और प्लस ये था कि जाहिर है मैंने और आपने एक ऐसे माहौल में आंख खोली जहां पर डॉक्टर होना और इंजीनियर होना एक ब्रांड समझा जाता था। अब जब उन ब्रांड, आप उस सेक्टर के अंदर भी आप आ गए, अल्लाह आपको लेकर आ गया, फिर आप कामयाब भी हो गए, अब आप उसको छोड़ोगे तो फिर डेफिनेटली लोग आपको पागल ही कहेंगे। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे बड़े एक अजीज़ रिश्तेदार थे, वो मुझे कहने लगे कि लोग पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं और ये जो हमारा भतीजा है ना, ये मेरे ख्याल से वही हो गया है कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर ये क्या कर रहा है ये। तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी इस चीज़ पे राज़ी नहीं थे कि मैं लीगल साइड के ऊपर आऊँ और मैं अपनी अच्छी जॉब को छोड़ दूं। और ज़ाहिर है उम्र का भी एक ऐसा हिस्सा था कि मैंने जिस उम्र के हिस्से में स्विचिंग करी वो बहुत वियर्ड है, मतलब नहीं करते लोग। नॉर्मली तौर पर उस उम्र में लोग शादी कर रहे होते हैं भाई, लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं। मैं तो एक यंगस्टर आके, मेरे जो क्लासमेट्स थे वो मेरे से 8-8, 6-6, 7-7 साल छोटे थे। इतनी मैं एक वियर्ड किस्म का एक उसमें गया। लेकिन बस ये था कि आपका जब इंटरेस्ट हो किसी चीज़ को लेके, आप डेडिकेटेड हो किसी चीज़ को लेके, तो फिर ये सारा क्रिटिसिज्म आपको जो है ना वो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि वो जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड था और वो डिटर्मिनेशन थी और सिंसेरिटी टूवर्ड्स माय प्रोफेशन थी, उसने मुझे बड़ा जो है ना सपोर्ट किया, एंकर किया इन तमाम नेगेटिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मैंने आपकी कहानी सुनी है, कि इंटरेस्ट इनफ नहीं है इसको हासिल करने के लिए। आई गेस जनून सही वर्ड होगा। हाँ, मैं आपको एक बात और भी कहूँगा, जब लोग ये कहते हैं ना आपको कि आप ये क्या कर रहे हो और आपके पास फिलहाल उनको देने का जवाब नहीं होता है, तो वो जो तीर होते हैं ना, और वो जो आप कहते हैं ना कि अ सक्सेसफुल मैन बिल्ड्स हिज एम्पायर विद द ब्रिक्स अदर्स हैव थ्रोन एट हिम, तो मैंने उन तमाम चीज़ों को जो है ना इसी तरीके से यूज़ अप किया। वो मेरी ड्राइविंग फोर्स थी, मतलब मैं उन्हीं से मोटिवेट होता था कि आई वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग। और मैं ये भी एक चीज़ थी कि कश्तियाँ चलाने वाली बात, कि शाम आपने अपनी कश्तियाँ चला दी हैं, अब आपके पास कोई पीछे मुड़ने का रास्ता ही नहीं है।
तो ये एक ड्राइविंग फोर्स थी जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, और फिर अल्लाह ताला ने मदद करी और इस प्रोफेशन के अंदर आ गया। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो क्रिमिनल लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और ह्यूमन राइट्स के अंदर रही है, तो कौन सा एरिया आपको ऐसा लगा है जो चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है? देखिए, ये जो तीनों एरियाज़ हैं ना, ये आपस में इंटरलिंक हैं। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें और क्रिमिनल लॉ की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव हुए हैं। आप अगर कोई भी क्रिमिनल केस कर रहे हो तो डेफिनेटली उस क्रिमिनल जो केस है वो उसकी जो बुनियाद है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रही होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरट्विन्ड है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस इतने ज़्यादा रैम्पेंट हैं, फिर ह्यूमन राइट्स की इतनी ज़्यादा वायलेशन हो रही है, तो ये तीनों जो सेक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। जहाँ पर देखें, जहाँ पर लॉयर्स के लिए तो ये होते हैं, जहाँ पर क्राइसिस होते हैं वहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। बड़ा स्कोप है इन तीनों एरियाज़ के अंदर और बड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, तीनों आपस में इंटरट्विन्ड हैं। और मैं इसलिए कहूँगा कि हर क्रिमिनल मैटर जो होता है वो ह्यूमन राइट्स का और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी हो रहा होता है, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी क्रिमिनल मैटर के अंदर किसी ना किसी का राइट वायलेट हो रहा होता है। तो हम ये कैसे एस्टेब्लिश करते हैं कि वो राइट वायलेट हो रहा है? हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही रेफर करेंगे। और जाहिर सी बात है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ फिर पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस हैं उसका भी सिग्नेचर ही है। तकरीबन हम देखें, हमारे जितने भी कोड्स हैं, हमारे जितने भी रूल्स हैं, हम जितने भी ड्राफ्ट किए हैं वो इन्हीं के गिर्द घूम रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ें इंटरट्विन्ड हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग है, क्योंकि क्राइसिस लाइक सिचुएशन के अंदर वही मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ पर जिस सेक्टर में क्राइसिस होते हैं उस सेक्टर में फिर लॉयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, क्योंकि लॉयर्स का जो रोल जो है वो अराइज तब होता है जब सिचुएशन एस्केलेट हो जाए। इसीलिए मेरी जो लर्निंग बड़ी अच्छी हुई, क्योंकि जब मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया तो कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कोई ना कोई क्रिमिनल मैटर, कोई ना कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन मैंने अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी। तो हमने अपने सीनियर्स को उन इश्यूज के ऊपर बड़ा एक्सटेंसिवली डिबेट करते हुए देखा। हमने देखा कि वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं यूरोप के साथ, हमने देखा कि वो जो हमारे कोड्स हैं, जो हमारे एस्टैब्लिश नॉर्म्स हैं, वो इनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा कि वो रूल ऑफ लॉ, हमने देखा कि किस तरीके से अब्यूज ऑफ पावर, हमने इन सारी चीज़ों को बड़ी आंखों के करीब से होते हुए देखा। किताबों से आगे निकल के जब उस दुनिया को बड़ा मुशाहिदा करने का इत्तेफाक हुआ इन चीज़ों के अंदर, तो बहुत अच्छी लर्निंग हो गई। इन्होंने तो बड़ा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स और क्रिमिनल जो लॉ है वो बड़ी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है एक लॉयर के लिए, और बड़ी लर्निंग होती है उसकी। अच्छा, आपने अब ये बात छेड़ ही दी है तो इसकी बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों है आखिर ये इतने पाकिस्तान के अंदर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ना, उसका जो सबसे बुनियादी रीज़न है ना, हमें ये, आपको अगर किसी भी चीज़ का जवाब चाहिए ना, आपको थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा। एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। पाकिस्तान बनने के बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है ना पैदा हुआ है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान जिन बुनियादी उसूलों के ऊपर बनाया गया था, जब तक आप उन उसूलों के ऊपर पाकिस्तान की तामीर नहीं करेंगे और आप अपनी तमाम प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग और अपना जो नैरेटिव है वो सारा का सारा उन उसूल के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा, मैंने बड़ी जेनेरिक बात की लेकिन मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने इंडिया से आज़ादी क्यों हासिल की थी, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो एक साथ क्यों नहीं रह पा रहे थे, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें ब्रिटिशर से क्या इशू थे। सारा मसला जो था वो था रिप्रेजेंटेशन का, सारा मसला जो था वो डिग्निटी ऑफ लाइफ का था, सारा मसला ह्यूमन डिग्निटी का था, रिप्रेजेंटेशन का था, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी। ये जो एज ऑफ एनलाइटमेंट आई और यूके से जो ये आइडियाज़ जब हमारे अंदर आए, ये नेशनलिज्म की जो नैरेटिव्स डेवलप हुए, तो यही बुनियादी वजूहात थी ना कि हमने जो है अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी डिग्निटी को रीस्टोर करने के लिए हमने एक अलग वतन का मुतालबा किया, जहाँ पर हम उन वैल्यूज़ को प्रोफेस कर सके, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, जहाँ पर हम एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सके, जहाँ पर हमें सोचने की आज़ादी हो, पॉलिटिकल एसोसिएशन की आज़ादी हो, जहाँ पर हमें एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या वो जो वैल्यूज़ थी, जिसका नाम रिप्रेजेंटेशन है, जिसका नाम अकाउंटेबिलिटी है, जिसका नाम कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, क्या ये चीज़ें हमारी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा रहे? आज तारीख उठा के देख लें, आप देखें पाकिस्तान में 3 आइन आए। पहला कानून, वो ये कहते हैं ना कि अगर कोई भी कानून आवाम की उमंग के मुताबिक नहीं होगा, वो एक रेत की दीवारें कभी भी गिर जाएगी। आप पहला आइन उठा के देख लें हमारा, फिर आप हमारा दूसरा आइन भी उठा के देख लें। क्या वजह थी कि उसको रैप अप करना पड़ गया? बिकॉज दैट वॉज नॉट द रिप्रेजेंटेशन। वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था अवामी उमंग को, वो उस बुनियादी कोर फंडामेंटल जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान हासिल किया गया था, वो उसकी आकाश नहीं था। तो जब एक चीज आपस में इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रही है, तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को आप खत्म करोगे? फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हम देखते हैं कि हमें उसके अंदर वो उसूल नजर आना शुरू हुए, लेकिन आज क्या हो रहा है कि हम उन इम्प्लीमेंटेशन साइड पर हम बहुत ज्यादा बुरहान का शिकार है।
हम अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आज हमने उन वैल्यूज़ को कोडिफाइड तो कर दिया कानून के अंदर, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मशीनरी हमें चाहिए थी वो सारी की सारी आज जो है वो पोलिटिसाइज हो गई, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तब एमिनेट होना शुरू हो गया। आज आप कोई भी इदारा उठा के देख लें, तमाम इदारों के अंदर कितना ज़्यादा अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, सारे इदारे पोलिटिसाइज हो गए हैं। यूएस के अंदर नए प्रेसिडेंट आता है, भाई किसी भी दुनिया का मुल्क है, वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन उनकी पॉलिसी में एक यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को डीपोलिटिसाइज किया हुआ है। उन्होंने सिस्टम को कुछ वैल्यूज़ के तहत, कुछ रूल ऑफ लॉ के तहत, कुछ कोड्स के तहत उन्होंने उसको चलाना ही चलाना है। वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हमें इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा। अगर जब तक ये नहीं होंगी और हर वो कानून जब तक वो अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं बनेगा, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो मुख्तसरन मैं आपको जवाब देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बुनियादी वजह ये है कि हम अपनी असल से दूर हो गए, और हमारी जो असल है जनाब वो है जमहूरियत। हमारी जो असल है जनाब वो है रूल ऑफ लॉ। हमारी जो असल है जनाब सुप्रीमेसी ऑफ द सिविल इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान के अंदर अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को डोमिनेट कर रहे हैं। ये मुल्क का बहुत बड़ा अलमी है। पाकिस्तान को बनाने वाला जो था, आप जितनी भी सिविलियन लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना लें, आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान को बनाने के अंदर यही सिविलियन लीडरशिप शामिल थी। मुस्लिम लीग की सारी क़यादत सिविलियन थी। अगर ये कहा जाए कि शामिल नहीं थी, उन्होंने ही बनाया, तो मेरे ख्याल ज़्यादा सही होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लीड किया, उन्होंने ही पाकिस्तान का कंटेस्ट प्लीड किया, पाकिस्तान के केस को उन्होंने ही प्लीड किया था। ये जो सारी तहरीक थी, जो मूवमेंट थी, ये एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, और ये डेमोक्रेटिकली ही चलाई गई, क्योंकि उनको डेमोक्रेसी इंश्योर करनी थी। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव डेमोक्रेसी था, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पीपल्स की जो है वो सुप्रीमेसी थी, अवाम की सुप्रीमेसी, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन मसला सारा ये है कि ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं। हमारा जो इस वक्त जो गवर्नेंस का मॉडल है, उस गवर्नेंस के मॉडल में हम देखते हैं वो डिस्पैरिटी को प्रमोट कर रहा है। मतलब वो स्पेसिफिक क्लास ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वीकर को और वीकर कर रहा होता है। वो रियायत समझता है वहाँ। बिल्कुल, जैसे वो जो कहते हैं ना कि कानून जो है ना, लोग कहते हैं कि जी कानून जो है ना वो एक जाल की तरह है, उसमें जो है ना वो अमीर आराम से निकल जाते हैं और जो छोटी छोटी चूड़ियाँ हैं वो फंस जाती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस की बुनियादी वजह है, और मेरा ख्याल है सबको पता है कि मसला क्या है। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि क्योंकि सब के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सब किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर इस सिस्टम से ख़ुद को बेनिफिट कर रहे हैं, तो कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवामी यानी वो अवामी उमंगों के मुताबिक सिस्टम डेवलप हो, जिसका ख्वाब हमारे फाउंडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना देखा था, और जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास की थी और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं वो मटीरियलाइज हों। अच्छा, इसी से दो सवाल निकलते हैं। पहले तो जाल की बात कर लेते हैं। कानून एक मकड़ी के जाल की तरह है, जो छोटा जानवर उसे फंस जाता है और जो बड़ा जानवर उसे फाड़ के आगे निकल जाता है। सही है। तो अगर ये कहा जाए कि सब लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, तो मेरे ख्याल से ये आवाम के साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि आवाम के तो वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। एक आम गरीब इंसान इंसाफ चाहता है, और उसका बेसिक राइट भी है कि उसे इंसाफ मिले। ये तो जंगल का बादशाह है जो इंसाफ नहीं चाहता, जो कानून नहीं चाहता, जो सबके लिए एक जैसा रूल ऑफ लॉ नहीं चाहता। तो मसला आवाम में तो नहीं है। आवाम तो चाहती है जमहूरियत। यही तो आवाम थी जो कायदे आज़म के पीछे खड़ी थी, मुल्क बना था। मगर आवाम तो आप भी जमहूरियत चाहती है। तो वो कौन से लोग हैं जो जमहूरियत नहीं चाहते, और जमहूरियत को कैसे लाया जा सकता है सिस्टम में वापस? बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है। देखें, बिल्कुल मुशर्रफ के दौर में जो सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक रेवोल्यूशन आया था, उसने एक काम तो किया कि वो लोगों को इनलाइटन कर गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप जितने भी अभी रिसेंटली जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे, उसमें हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिससे आपने उसका स्लोगन भी छीन लिया और इतना ज़्यादा विक्टिमाइजेशन हुई उनके लोगों के साथ, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा किस्म का एक ब्रेक थ्रू होता है जिसमें वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के इमर्ज होती है। तो ये वाकई में आपकी बात दुरुस्त है कि अवाम जो है बेसिकली वो चाहती है पाकिस्तान के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए। लेकिन मसला सारा का सारा ये है कि देखें, अवाम जो है उन्होंने क्या किया हुआ कि अवाम के ऊपर ऐसे मसाइलों में उसको डाल दिया है कि देखें एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आप मुझे बोलेंगे कि जब मैं सारा दिन धरने में खड़ा हो जाऊं और मैं जनाब एक मूवमेंट चला लूं, तो भाई मेरे भी बच्चे भी हैं और मेरे साथ पेट भी जुड़ा हुआ है। देखिए, वक्त के साथ साथ इंसान की प्रायोरिटीज भी तब्दील हो रही होती है। तो देखिए, एक सर्टेन लेवल के ऊपर बिल्कुल अवाम ने कंट्रीब्यूट किया। अवाम ज़ाहिर है पाकिस्तान एक सिस्टम का नाम है, उसी सिस्टम में रह के हमने चीज़ों को करना है।
आवाम को जो उन्होंने पावर दी है वो है वोट की पावर, फ्रेंचाइज जो अब जिसको हम कहते हैं वोट की पावर है, और आवाम उसका एक्सरसाइज भी सही कर रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम सारा का सारा ये है, वो इंस्टीट्यूशन जो इस चीज़ को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वही इंस्टीट्यूशन अगर आपके जो है कंट्रोवर्शियल बन जाए और आपका जो इशारा था वही लोग उसको मैनिपुलेट करने लग जाएं, तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि वो जो चेंज है और वो जो अवामी उमंगों के मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो नहीं आप लेकर आ सकते। लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना, वो एक सुबह की जो है ना आने की एक नवीद भी दे रहा होता है। तो जिस लेवल की ह्यूमन राइट्स वॉलेशन, जिस लेवल के अवाम की जो आप जो उसकी विम्स और विशेज़ है उसको दबा रहे हो, उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, ये एक बहुत बड़े आने वाले जो है ना कल की उम्मीद है। और मुझे पूरी उम्मीद है, तारीख ये बताती है कि जब आप इस लेवल का सप्रेशन करते हो ना, जैसे हसीना वाजिद ने किया था, एक ऐसी पॉलिटिकल अपहीवल होती है जो फिर सबको भाग के ले जाती है, और वो वक्त बहुत करीब है। तारीख हमें ये बताती है। बज़ाहिर सर्कमस्टांसेस आपको ऐसे नजर आ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को उठाएं, हर डिक्टेटर को, हर ऐसे जाबिर को, हर ऐसे पॉलिटिकल मैनिपुलेटर को लगता था कि जी मैंने तो एक ऐसा जाल बिछा दिया है, मैंने स्ट्रैंगुलेट कर दिया है, पूरे सिस्टम को मैंने जो है ना वो अपने हाथ में लिया हुआ है। लेकिन देखें, बांग्लादेश आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है। विद इन मिनट्स जो है ना, विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई चीज़ें एकदम चेंज होती हैं, और आपने देखा कि फिर वहाँ पे कैसा पॉलिटिकल एक चेंज आया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं ये ज़रूर तब्दील होंगे, क्योंकि इसकी जड़ों में अवाम का खून शामिल है। अच्छा, कहते हैं कि हज़रत अली का कॉल है कि जो मुमलिकत है वो कुफ्र के साथ चल सकती है, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं चल सकती। बिल्कुल। तो पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम है, उसकी रिस्पॉन्सिव टाइम इतना कम क्यों है? लोगों के सालों सालों केस लगे रहते हैं, लोग गुजर जाते हैं, उनकी अगली नस्ल केस लड़ रही होती है, तो इतना डिले क्यों है? इवन वी बिलीव के द जस्टिस विच इज़ डिलेड इज़ डिनाइड, राइट? तो यहाँ ऐसा क्यों है? ये जो सवाल है ना, मैं थोड़ा सा आपसे वक्त मांगूंगा इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस सवाल को लेके। 99% ऑफ द आवाम उसकी ये राय है कि जुडिशल सिस्टम का फेलियर है कि वो इंसाफ की फराहमी में नाकाम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो जुडिशल सिस्टम है ना, वो इट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय सो मेनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस। लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी का किसी का मैटर है, तो जज जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को कहेगा जनाब आप रिकॉर्ड पेश करें, केडीए को कहेगा अपना रिकॉर्ड पेश करें, और बहुत सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिस्पॉन्स मांगेगा, कमीशन बना देगा, किसी इदारे को कुछ कह देगा, KMC को कुछ कह देगा। मसला सारा ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस है उनका जो रिस्पॉन्स है, उनकी जो कोलैबोरेशन है जुडिशल सिस्टम के साथ, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दूसरा रीज़न, एक जो बड़ा रीज़न है, वो ये है टेक्नोलॉजी का ना होना। हमें वक्त के साथ साथ, वो कहते हैं ना कि वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमें अपने आप को थोड़ा सा, वी नीड टू कीप आवरसेल्फ अब्रेस्ट विद द टेक्नोलॉजी। मसला सारा का सारा ये कि हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर हम टेक्नोलॉजी की इनकॉर्पोरेशन को इंश्योर नहीं कर रहे। प्लस अगर हम टेक्नोलॉजी की इनकॉर्पोरेशन को इंश्योर कर भी रहे हैं, तो जुडिशल मशीनरी है जिसके ज़रिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है, उस मशीनरी की में कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए तो आपको ह्यूमन मैन पावर चाहिए ना, वो मैन पावर स्किल्ड नहीं है, वो उसी सेंचुरीज ओल्ड वाला जो मैनुअल सिस्टम था उस पर रिलाय कर रही है। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा जुडिशल सिस्टम रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हमें इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक तो अपने जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस है, जैसे मिसाल के तौर पर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मिसाल ले लें। पाकिस्तान के अंदर जो कन्विक्शन रेट है पाकिस्तान का, वो बहुत कम है। आप समझ लें कि लेस देन 20% है कन्विक्शन रेट। मतलब अगर पाकिस्तान में 100 लोग आ रहे हैं कोर्ट के अंदर, उन पे केसेस फाइल हो रहे हैं, तो हार्डली 10 को सज़ा होती है, बाकी सारे छूट के निकल जाते हैं। इसीलिए कोई शख्स अपनी बाइक चोरी नहीं की FIR नहीं कराता। कोई शख्स अगर किसी घर में किसी को कोई मार के चला जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी की ज़मीन पे कब्जा हो जाए, तो वो बजाय जुडिशरी के पास जाने के वो अपने जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं या पॉलिटिकल मशीनरी है या जो उनके पॉलिटिकल जो मामलात है उस पर ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं। उसकी वजह ही सारी की सारी यही है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके साथ, उसको चलने के लिए जो इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस मौजूद हैं उनके साथ उसकी कोलैबोरेशन नहीं है सही। और मसला सारा का सारा एक हमारे जुडिशल सिस्टम के ये है कि जुडिशल सिस्टम जो अपनी, वो कहते हैं ना कि एक इदारा अपनी अथॉरिटी को जो है वो मनवाता है, वो जुडिशरी के अंदर विल पावर खत्म हो गई है। मतलब जुडिशरी जो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रही होती है, एक मोरल अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी है। एक जज अगर किसी को अपने दफ्तर बुला ले, समन इशू कर दे, तो एक दौर था कि लोग जरूर वहां हाजिर होते थे, लेकिन वो जो जुडिशरी की जो आप समझ लें कि वो जो अथॉरिटी थी ना, वो वैक्स और वेन होना शुरू हो गई है।
उसकी वजह यही है कि लोगों का जुडिशरी पे से एतमाद खत्म हो गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी है नहीं, मैनुअली चीजें बड़ी आसानी से मैनिपुलेट हो जाती हैं, और जुडिशरी के सिस्टम में जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इतने स्किल्ड नहीं है कि वो 21st सेंचुरी में इमर्ज होने वाले जो इश्यूज हैं वो उनको सही से केटर कर सकें। तो जनाब मसला जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरट्विन्ड है। इसका कोई एक मसला नहीं है, इसका कोई ये नहीं कि जज खराब है, ये पूरे सिस्टम का एक मसला है। तो हमें एक बड़े कलेक्टिव किस्म के रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिसमें सिर्फ जुडिशरी नहीं, हमने एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करना होगा, और हमें लेजिस्लेशन भी इसमें करनी पड़ेंगी, और हमें ये देखना पड़ेगा कि जनाब ये जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो डेवलप कंट्रीज है, वो अपने सिस्टम को इतना रिस्पॉन्सिव कैसे बनाने में कामयाब हो गए, और वो ये सारी ही चीजें हैं जो उन्होंने की हैं। लेकिन बस मसला ये कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कह लें, एक बंदा करना चाहता है, 3 बंदे नहीं करना चाहते, तो इसलिए रिफॉर्म्स नहीं आ पा रहे। आप बेहतरीन किस्म का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेकर आ जाए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध लेकर आ जाए, लेकिन वो भी रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। इसमें बार एसोसिएशंस को भी बिठाना पड़ेगा, इसमें जुडिशरी को भी बिठाना पड़ेगा, इसके अंदर लॉ डिपार्टमेंट को भी बिठाना पड़ेगा, इसके अंदर जनाब आपको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बिठाना पड़ेगा, और जो आपके इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस के जो हेड्स हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी बिठाना पड़ेगा। जब तक ये कलेक्टिव और कंसर्टेडली ये एफर्ट नहीं किए जाएंगे, हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा ही करेगा। तो जनाब इसमें हमारी जुडिशरी की गलती नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल हाल हैं। एक चीज़ मैं और इजाफा आपको करूंगा, आपने देखा होगा अक्सर औकात, मैंने एक दफ़ा एक जज साहब से भी हमारे सीनियर थे, मैंने उनसे भी ये बात कही, मैंने कहा जनाब जब किसी को सज़ा नहीं होती तो एक पुलिस वाला आता है और बोलता है जी हम तो बंदे पकड़ते हैं और जज जो है उनको रिलीज कर देते हैं। तो हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है कि एक जज अगर किसी को एक्विट कर रहा है तो जनाब वो लैक ऑफ एविडेंस की बेस पे कर रहा है, और एविडेंस की कलेक्शन, एविडेंस को इकट्ठा करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, वो सारा का सारा काम है ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव की। क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी तो जज के पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो कानून के तहत उसको एक्विट करे। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि इट इज नॉट द जुडिशियल सिस्टम दैट इज क्रिएटिंग अ फिशर्स इन द सोसाइटी, इट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप हु इज नॉट कोलैबोरेटिंग विद द जुडिशरी, जिसकी वजह से ये क्राइसिस ऑफ आप समझ लें गवर्नेंस इन द जुडिशियल सिस्टम जो है क्रिएट हुए हैं। अच्छा, जैसे हमने तस्करा करा कि आपका मानना होगा कि भाई जज की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती नहीं है, ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो सही तरह इन्वेस्टिगेट नहीं करते, एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए सारे मसले चल रहे हैं। बट एक आम आदमी, एक आम शहरी की नज़र से आप देखें तो उसका जो ट्रस्ट है वो लूज़ कर चुका है जुडिशरी पे। उसको पता है उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, और इसी वजह से उसका स्टेट पे भी ट्रस्ट नहीं रहा है। उसको पता है कि स्टेट जो मेरे बेसिक राइट्स हैं उन्हें मुझे नहीं दिलवा सकती, वो मुझे इंसाफ नहीं दिलवाएगी, लॉ एंड ऑर्डर मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर। तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा जब जज पुलिस पे डाल देगा, पुलिस बोलेगी कहते हैं मैं पकड़ता हूँ, जज छोड़ देता है, तो ये तो आपस में घूमते रहेंगे, और जो आम शहरी का एतबार जा रहा है वो कैसे रोकेंगे आप? उसका स्टेट पे एतबार जा चुका है तकरीबन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक हम ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं, आम आदमी को तो भाई इंसाफ चाहिए, एक सस्ता और फौरी इंसाफ चाहिए। तो हमें देखिए इसके लिए जो है हमें कंसर्टेड एफर्ट्स की ज़रूरत है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी अनलेस ये आपस में कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, अनलेस ये एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ जुडिशल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रस्ट जो लूज़ हो चुका है इसको रीस्टोर नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल आप देखें जब आप जुडिशल सिस्टम्स पे ट्रस्ट जब आपका लूज़ होता है तो फिर उन तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स पर आप ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, और फिर उनको भी जगह मिल जाती है कि ये जिरगे और इस तरह की चीज़ें होना फिर शुरू हो जाती हैं। तो ये वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। जितना ज़्यादा हम इस मसले को सीरियस लेंगे उतना ज़्यादा ही हम इसको एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन मैंने इसका आपको सोल्यूशन बताया, लेकिन मसला ये कि पॉलिटिकल विल की कमी है। मैंने आपको बताया कि एक सिंगल बंदा इस चीज़ को नहीं ठीक कर सकता। कन्विक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए हमें एक थाने से, एक छोटे से थाने से रिफॉर्म एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली हमें उन इदारों को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा जो फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरेक्शन है, जिनका आवाम के साथ फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरेक्शन है। जब आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो आप पहले पुलिस स्टेशन में जाते हो, जब आप एग्रीव फील करते हो तो आप उस इदारे के कंप्लेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाते हो, फिर आप जुडिशरी के पास आ रहे होते हो। मसला सारा ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उल्टा अवाम को और ज्यादा थ्रेटन कर रहा होता है। तो फिर अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि इंसान कोर्ट की तरफ जाता है, क्योंकि कोर्ट एक फाइनल आर्बिट्रर है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा आज भी जब कोई मसला हो जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे फिर जाहिर है हमें
इसी तरफ ही जाना पड़ता है। इंसाफ लेट तो मिलता है, लेकिन बहरहाल ये इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसमें एक सस्टेनेबिलिटी, एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव अप्रोच के साथ और पॉलिटिकल विल के साथ हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इसमें बार, बेंच, आपकी जुडिशरी, आपका एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी जब तक कंसेंसस बिल्ड करके चीज़ें नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही सिस्टम रहेगा। और वाकई में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ठीक हों। वाकई में हमारे सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है। सोने पे सुहागा ये है, एक तो इंसाफ मिल नहीं रहा, फिर जो इंसाफ हासिल करने के ज़राए हैं वो इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, उसके लिए हमारे पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडर्स ने क्या किया है। आपकी ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि इंसाफ इतना महंगा है। जब मेरे अपने केसेस लगे तो मुझे पता चला कि इंसाफ कितना महंगा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, हमें इनएक्सपेंसिव पाकिस्तान, जो हमारी जुडिशियल पॉलिसी है, जो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी है, उसका कोर एलिमेंट है इनएक्सपेंसिव जस्टिस, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ जो है वो केसेस। ये हमारा एक जुडिशियल पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन मसला ये कि सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये जो आप बातें कर रहे हैं ये हमारी पॉलिसीज़ का कोर फंडामेंटल इनग्रेव्ड हिस्से हैं हमारे ये सारे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है उसके लिए भी बाकायदा बजट एलोकेट हुआ है। बाकायदा तौर पर स्टेट काउंसिल्स होते हैं, जो फ्री लीगल एड सोसाइटीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। मसला सारा उसका है कि आप एक मशीनरी तो क्रिएट कर देते हो, लेकिन वो मशीनरी जो है ना वो कोप अप नहीं कर पा रही होती है। उसके बहुत सारे रीजन थे। गवर्नेंस के बड़े इशूज़ हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है उन अदारों के अंदर। जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है, जिस मशीनरी के जरिए आपने उन तमाम वैल्यूज़ को जिसका आपने तस्करा किया वो एग्जीक्यूट करनी है, वो मशीनरी ही फ्लॉड है। उसके अंदर पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स हुई है। तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का एक जो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है। ये ना होने की वजह से जो है ना, सारे जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस हैं जिन्होंने उन पॉलिसीज़ को इंश्योर करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी की सारी जो है वो इरोड हो चुकी है। वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास जो वही वाला मसला है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला काम नहीं है। मैं आपकी जो है ना तवज्जो थोड़ी सी इसको मज़ीद समझाने के लिए दिलाना चाहता हूँ। आप देखें, हमारा एक इदारा है जिसका नाम है स्टेट बैंक। वो रेगुलेट करता है तमाम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को। आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बाकी सेक्टर्स की निस्बत बहुत अच्छा है। क्या वजह है उसकी? क्योंकि स्टेट बैंक, और आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि स्टेट बैंक के अंदर पोलिटिसाइज्ड किस्म की रिक्रूटमेंट हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी का एक सिस्टम मौजूद है, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद है। एक वो वाकई में एक रेगुलेटर है, जिसकी वजह से जब रेगुलेटर आपका अच्छा है, एक अच्छी गवर्नेंस मॉडल के साथ चल रहा है, तो आपने देखा उसके सबऑर्डिनेट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कितना इफेक्टिवली चल भी रहे हैं। और पाकिस्तान का हर बैंक हर साल प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा होता है। और पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है, आप उसके अंदर देखें, एक प्रॉफिटेबल एक एंटरप्राइज बन चुकी है, एक अच्छे रेगुलेटर की वजह से, एक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब स्ट्रैटेजी की वजह से, और जब आप इदारों को डीपोलिटिसाइज करके चला रहे होते हो। इसी मॉडल को अगर आप बाकी सिस्टम्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर दो और तमाम इंस्टीट्यूशंस को अगर आप डीपोलिटिसाइज कर दो और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आप इंश्योर कर दो, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इनएक्सपेंसिव जस्टिस भी होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे लोगों को कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम इतना रिस्पॉन्सिव हो जाएगा कि कोर्ट्स के पास केसेस नहीं होंगे। और ऐसे यूरोप के अंदर कंट्रीज मौजूद हैं जहां पर कोर्ट में केसेस ही नहीं आते, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी कंप्लेंट सेल है उनका, वो इतना इफेक्टिव है कि वो आवाम के मसले को उसी फिंगर टिप्स के ऊपर जो है ना वो रिजॉल्व कर देता है। तो ये चीज़ें हैं जिसको करने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, माशाल्लाह साहब ने बहुत ही बेहतरीन मिसाल दी है स्टेट बैंक की, जहाँ का कोई भी जो हेड है वो IMF के आशीर्वाद के बगैर नहीं आता। तो एक इदारा या एक रेगुलेटर सही काम कर रहा है, उसके लिए भी हमें IMF की ज़रूरत है, थर्ड एक्सटर्नल पार्टी, कि वो उसका हेड लगाएगी, वो कहते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक लगाएगी, तो ही वो इदारा सही काम करेगा और उसके नीचे के चीज़ें सही काम करेंगी। तो इट मीन्स कि जो एक चीज़ हमारी सही काम कर रही है उसमें भी हमारा किरदार नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा किरदार IMF का है कि IMF के आशीर्वाद से 70 साल के अंदर जब से हमारा मुल्क बना है 70+ ईयर्स का, तो IMF की देन है कि उन्होंने वहाँ सही गलत बंदा लगने नहीं दिया और वहाँ के हालात सही चल रहे हैं। देखिए, वही वाली बात है ना कि आपने इंटरनेशनल सोसाइटी के साथ जब कम्युनिकेट करना है तो आपको एक कॉम्पिटेंट बंदा तो चाहिए, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे कि आपको कॉम्पिटेंसी के बगैर चीज़ें नहीं डिलीवर हो सकती। और आपने जब इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना है और आपको उनसे जो है फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी है, तो जनाब इसके बगैर तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो वहाँ पर फिर फ़ौरन वही सारे गवर्नेंस का मॉडल इंट्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम एम्यूलेट करें निचले इदारों के ऊपर,
तो मैं समझता हूँ रिजल्ट वुड बी वेरी 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 डिफरेंट। दूसरी एक चीज़ और भी है, मैं कहूँगा कि अगर आप स्टेट बैंक को एज अ होल लें, उसकी जो सीनियर लोअर मैनेजमेंट है उसके भी अगर आप कंडक्ट को देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको एक सिस्टम चलता हुआ नजर आएगा। तो ठीक है, अगर आप जो स्टेट बैंक का गवर्नर है उसकी रिक्रूटमेंट को में IMF की किसी ना किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन एज अ होल अगर आप स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस को देखें एज अ रेगुलेटर के तौर पर, कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ दूसरे इदारों से, दूसरे रेगुलेटर से, FBR से कंपेयर कर लें आप, तो आपको एक बहुत फर्क नजर आएगा। आप स्टेट बैंक रेगुलेटर के पास जाएं, आपकी उनके साथ इंटरेक्शन जब होगी, और अगर आप बाकी इदारों में जाएं, पुलिस में चले जाएं, जुडिशरी में चले जाएं, मैं तो अपनी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक बहुत फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी नज़र आएगी, वहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी नज़र आएगी, वहाँ पर आपको एक सिस्टम न चलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज डिसीजन मेकिंग नज़र आएगी आपको। कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी जो लोअर टीयर की मैनेजमेंट है, मिड टीयर की मैनेजमेंट है, अक्सर वहाँ पर जो है ना, ये एक वो है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड रिक्रूटमेंट है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिलीवरी नहीं हो पा रही, सर्विस डिलीवरी इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए इदारों की, या जो इनविसेज की गई थी उनकी पॉलिसी मेकिंग के दौरान। अच्छा, जैसे हम कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं इदारों की, कि इदारे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जैसे उनको डिलीवर करना चाहिए, और वो जो आम है उसकी एक्सपेक्टेशंस पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक और चीज़ जो रिसेंट टाइम के अंदर बहुत विजिबल हो गई है, जिसकी अब बड़ी खुल के बात होती है, पहले ऐसा लगता था कि नहीं पता नहीं सच है या नहीं है, वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो स्टेट की बिहाफ पे हो रही हैं, बहुत ओपनली हो रही हैं, लोग उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं, बट नो वन केयर्स। तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? स्टेट जो होती है ना, वो माँ का दर्जा रखती है। देखिए, हमारी जो स्टेट है ना, वो किसी कानून के तहत चल रही है, कुछ कवानीन बनाए हुए हैं। एक क्रिमिनल है ना, या एक स्टेटलेस पर्सन है, वो किसी कानून के तहत नहीं होता है, तो वो कानून भी तोड़ेगा और वो अपनी चीज़ों को इन्फोर्स करवाने के लिए हर उस मीन को एम्प्लॉय करेगा जो उसको सही लगती है। लेकिन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है, स्टेट किसी रूल्स के ताबे है, किसी कानून के ताबे है। तो अगर कोई क्राइसिस भी क्रिएट हो रहे हैं, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने उन इंश्राइंड प्रिंसिपल से, उन कोर वैल्यूज से डेविएट ना करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम जनाब क्राइम को खत्म करने के लिए क्रिमिनल प्रैक्टिसेस को एम्प्लॉय करना शुरू हो जाते हैं। एक सिविलाइज सोसाइटी इस तरह से नहीं करती। स्टेट एक वेलफेयर स्टेट, हमारी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। चाहे मैं समझता हूँ, ये मेरी राय है कि आप अगर अमेरिका की उठा के देखें, यूएस का अफगानिस्तान के अंदर अगर मामलात को देखें, यूएस ने क्या किया? यूएस ने जनाब टेररिज्म को टेररिज्म के जरिए एलिमिनेट करने की कोशिश करी। नतीजा क्या निकला कि टेररिज्म और ज्यादा एस्केलेट हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम अगर मुल्क के अंदर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जनाब, कोई भी मसला है, हमें अपनी वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमने जो जमहूरी इक़्तिदार है हमारा, जो हमारे कोड्स हैं, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे बाय लॉज हैं, जो हमारे फोर फादर और जो लेजिस्लेचर ने हमें दिए हैं, जिसके तहत रहकर हमने क्राइम को भी ख़त्म करना है, हमने जस्टिस भी फराम करना है, हमने करप्शन को भी ख़त्म करनी है, हमने हर बुराई का खात्मा करना है, लेकिन हमें उनसे डेविएट नहीं करना। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम उनसे डेविएट करते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। और फिर क्या होता है कि जब आप ये काम करते हो ना, तो इसके अंदर फिर लोग अपनी पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट को भी परस्यू करना शुरू हो जाते हैं। जब एक पुलिस वाले को सीनियर उसका अफसर कहेगा जी मुल्क के कराची में से स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करना है, उड़ा दो सबको, किसी कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपने किसी ज़ाती दुश्मन को भी स्ट्रीट क्रिमिनल का जो है लिबादा उड़ा के उड़ा दे। तो ये हो रहा है हमारे यहाँ। और आप देखेंगे कि आजकल माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर ऐसे कई जो है ना, वो पुलिस ऑफिसर्स को एस्पाउस तारीफ प्रेस किया जा रहा होता है कि जो जनाब अपने दफ्तर के अंदर खुली कचेरियाँ लगा रहे हैं। पुलिस का काम एडजुडिकेशन नहीं है, पुलिस का काम है जनाब क्राइम की प्रिवेंशन और जनाब एविडेंस प्रोवाइड करना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन मसला ये कि कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा, बाकी दूसरे सारे काम कर रहे हैं। मसला सारा ये। और फिर हम एक पॉपुलर एक सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं। आवाम को तो नहीं पता ना कि जनाब ये क्या हो रहा है। अवाम जनाब चीप और इनएक्सपेंसिव जस्टिस के चक्कर में जो है वो उन इदारों के पास जाना शुरू होती है जो कि ऑथोराइज ही नहीं है इस काम को करने के लिए। तो जनाब ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है, ये इसकी वजह यही है कि हम अपने वो जो प्रिंसिपल्स हैं उससे हट गए। और हमने वही वाली बात है ना कि अंग्रेजी की बड़ी मशहूर लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अनवारंटेड जो है सर्कमस्टांसेस रिक्वायर अनवारंटेड डिसीजंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन नहीं। जितने भी अनवारंटेड सर्कमस्टांसेस हों, उसका जो रिस्पॉन्स है वो किसी कानून के तहत होना चाहिए। यही हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इसी को लेके हमने चीज़ें अपनी की हैं। या तो फिर आप कानून बना देना भाई, तो फिर तो चले समझ भी आता है। लेकिन एक तरफ आपका कानून उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है,
तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, फिर यही क्राइसिस जो है ये एस्केलेट होना शुरू हो जाते हैं, और यही हमारे साथ हो रहा है। आज आप देखें कि इन्फोर्स जो डिसअपियरेंस के मैटर्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कानून ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स किसी क्राइम के अंदर मतलूब है, उसको अगर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उठाती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करे, मैजिस्ट्रेट उसको फिर एक कानून के तहत उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हवाले करेंगे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, एविडेंस प्रोवाइड करें, और जनाब अगर वो मुजरिम हैं तो उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मसला ये, इसमें मेहनत लगती है ना जनाब, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। हमारे इदारों के पास टाइम नहीं है इन चीज़ों को करने के लिए, तो हम जाते हैं शॉर्टकट्स की तरफ। लेकिन इस शॉर्टकट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मजलूम लोग, वो लोग जिनका कुछ नहीं होता, वो भी पिसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपनी पावर का अब्यूज़ कर रहे होते हैं। कानून तो बनाया ही इसलिए गया था जनाब कि डिटेरेंस क्रिएट किया जाए, कि किसी को अगर डिस्क्रिशनरी पावर दी जा रही है उसको सब्जेक्ट किया जाए किसी लॉ के अंडर, ताकि वो उसका मिसयूज़ ना करे। लेकिन हम देखते हैं इतना ज़्यादा मिसयूज़ होना शुरू हो गया है कि आज ह्यूमन राइट्स के जो है ना वो सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई है। अच्छा, जो बात आपने कही कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कानून बना दें, तो शायद आपकी ये बात तो सुन ली गई है, और बहुत सारी जो चीज़ें गलत हैं होंगे अब कानून बन गए तो वो भी अब गलत नहीं रही हैं। तो कोई बात उन्होंने सुनी, बट अफसोस ज़्यादा गलत बात ही सुनी। सेकेंडली, ये रियासत क्या है? जब बात हम रियासत की करते हैं कि रियासत ये ऐसी माँ की तरह होना चाहिए, रियासत के ख़िलाफ़ कोई एंटी स्टेट एजेंट्स नहीं होना चाहिए, तो रियासत क्या है? हर इदारे को लगता है वो रियासत है, फिर उसको लगता है कि जो मैं कहूँगा वो कानून होगा, क्योंकि मैं ही तो रियासत हूँ, तो कानून का रियासत भी मैं तयन करूँगा कि इस रियासत का कानून क्या होगा। देखिए, मैं तो पाकिस्तान के हर शहरी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो एटलीस्ट एक बार 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ने की ज़हमत ज़रूर करें, उर्दू में भी मुयस्सर है ये, ताकि आपको पता चले कि आपके हुकूक क्या है, आपको पता चले कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि जो हमारे फोर फादर्स हैं। देखिए, अब हम क्या करें, हमारे पास तो यही रेफरेंस पॉइंट है ना। अगर आप हमें इसको या तो कह दें कि ये इररिलेवेंट है सारी चीजें, कि जनाब मेरे पर्सनल विम्स और विशेस तय करेंगे कि क्या कानून है, तो फिर ठीक है, इसको फिर आप कोडिफाई कर दें। लेकिन अगर आप इसको कोडिफाई नहीं करें तो हम बार बार आपको वहां लेके जाएंगे, हम आपको बार बार उस किताब के तरफ ले जाएंगे, जनाब ये किताब कुछ कह रही है हमसे और ये किताब हमारी गार्डियन है। तो मैं तो एक तो पाकिस्तान के हर शहरी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का ज़रूर मुताला करें, ताकि उनको पता चले उनके क्या हुकूक हैं, उनको पता तो चले, और उनके पास और उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है कानून के अंदर, कि वो कितने इंपॉर्टेंट है, और उनको ये पता चले कि बेसिकली ये मुल्क बनाया आप लोगों के लिए है, ये किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए नहीं बनाया गया, किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस के लिए नहीं बनाया गया, ये तो आपके लिए मुल्क बनाया गया था। तमाम इंस्टीट्यूशंस को बनाया ही इसलिए गया था कि ये आपकी खिदमत करेंगे, इनका काम था आपकी खिदमत करना। हम क्यों कहते हैं पब्लिक सर्वेंट? इसलिए तो कहते हैं कि पब्लिक के सर्वेंट्स हैं। लेकिन मसला सारा का सारा ये है, एक कॉलोनियल माइंडसेट है। और दूसरी बात ये कि जब आपको अपने राइट्स का ही नहीं पता, तो फिर आप वो जो कॉलोनियल माइंडसेट रखने वाला बंदा है वो आपके ऊपर वो फिर सप्रेशन भी करेगा, वो फिर जनाब आपके ऊपर रूल भी करेगा, डोमिनेट भी आपको कर रहा होगा। तो एक तो ये है कि मैं समझता हूँ सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर आगाही आई है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि देखिए, सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो पाकिस्तान नहीं है ना भाई। आपका एक बहुत बड़ा रूरल एरियाज है, वहां पर आपको नजर आएगा कि वहां पर स्टिल फ्यूडल लॉर्ड्स, वहां पर वो लोग मौजूद हैं जो सोशल मोबिलिटी को डिस्करेज कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि लोग पढ़ें, जो नहीं चाहते कि जनाब लोग आगे की तरफ आए, जो नहीं चाहते कि लोग अवेयर्ड हो जाएं, लोग इनलाइटेंड हो जाएं। अगर वो इनलाइटेंड हो गए तो जनाब मुल्क में तो तब्दीली आ जाएगी एक बहुत बड़ी। हमारी जो कौम है, एज अ कौम, मिन हैसुल कौम, मैं समझता हूँ एक तो उनको अपने हुकूक का पता होना चाहिए, और उनको इस चीज़ को अपने अंदर पता होना चाहिए कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही उनके साथ खड़ा हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया इसलिए गया था कि कोई भी इदारा ये ना समझे कि वो कानून से ऊपर है। हर इदारे को अगर कोई पावर दी गई थी तो वो एक आम आवाम की खिदमत की करने के लिए पावर दी गई है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर इदारा जो है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस है, वो एक्सप्लॉयटेटिव हो गए हैं। वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को जो है वो सर्व करना शुरू हो जाते हैं और किसी ग्रुप को विक्टिमाइज करना शुरू हो जाते हैं। अब यही चलता हुआ आ रहा है। ये एक तो अवाम को चाहिए कि वो एक तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, और दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और जनाब रूल ऑफ लॉ, यही एक सोल्यूशन है जो रियासत को सही से डिफाइन करता है। हमारी जो सेल्वेशन है इसी के अंदर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई एक एक बात पर मनहसूल पर एक इम्प्लीमेंटेशन हो, उस पर अमल दरामद हो। अच्छा, इसमें मैं ऐड करता हूँ, मेरी एक वीक अंडरस्टैंडिंग है कि रियासत तो आवाम है,
और रियासत को रूल वो करेगा जैसे आवाम पावर देगी, और रियासत उससे उस आवाम को सर्व करेगी। मगर जैसे आप बताते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, आपको पता लगेगा एक आम पाकिस्तानी को कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। बट जब वो इस दुनिया के अंदर रह रहा है जहाँ उसको पता है कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है कि अपने राइट की मैं बात करूँगा ना, कल शायद मैं हूँ भी ना अपनी राइट की बात करने के लिए, तो इन हालात के अंदर उससे एक्सपेक्ट करना कि वो एक कानूनी किताब पढ़ेगा और कल आके अपनी राइट की बात करने लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप उस समाज से। इसके अलावा आप मुझे कोई सोल्यूशन बता देना तो फिर हम क्या करें। हमें तो यही दिया गया है ना। तो इसके अलावा नाउमीदी दिख रही है ना, तभी तो वो स्टेज पे नहीं, नाउमीदी नहीं दिख रही है। मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये कौम जो है वो इकट्ठी हो गई ना किसी चीज़ के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अंधेरा है ये झट जाएगा। तो और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए, इवेंट्स आए जिसमें हमें इसकी झलक नज़र आई। आज आप देखें, अभी इंडिया का एग्रेशन सामने आया, पूरी कौम इकट्ठी हो गई और तमाम इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस ने कहा कि जी कौम की सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन थी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि कौम एक पीछे सुतून है, अगर ये किसी अपनी सपोर्ट को खींच लेगा ना तो कोई दायरा नहीं चल सकता। तो एट द एंड ऑफ द डे कि अगर मैं समझता हूँ कि आप अपना जो रोल है वो प्ले करें, कंट्रीब्यूट करें और वेट करें उस मोमेंट का जब हर शख्स ये सोच लेगा ना कि मैं अपना हिस्सा डालूंगा। कोई वीलॉग करके डाल सकता है, कोई तहरीर करके डाल सकता है, कोई दिल में बुरा जान सकता है। तो हर शख्स अपना रोल प्ले करे, कंट्रीब्यूट करे। वो कहते हैं ना कि आप अपना काम करो, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मैं समझता हूँ कि देखें, इसके अलावा हम कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर सकते ना। आफ्टर ऑल वी आर अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। तो हमें अब उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को वॉइस करें, एक सिविलाइज तरीके से अपने ओपिनियन को वॉइस करें, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा तौर पर ऑनर करता है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं समझता हूं, और आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए। जब हर शख्स एक फ्रेमवर्क में रहते हुए अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं कि जिस चीज़ का ख्वाब हमारे बड़ों ने देख के मुल्क बनाया था, हम उन तमाम चीज़ों को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। चलें इंशाल्लाह। अच्छा, इसी से बात निकल रही है 26th अमेंडमेंट इन लॉ, तो उस पर रोशनी डालें। देखिए, ये जो 26 अमेंडमेंट है, इसको हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ना। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसके मुतल्लिक अक्सर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स उठा लें, सारी सियासी पार्टीज़ उठा रहे हैं। लास्ट जिन्होंने जिस गवर्नमेंट ने इन इलेक्शंस को सुपरवाइज किया, उनके करता धरता को उठा लें। कहीं ना कहीं फोरम पर वो कहते हुए नज़र आएंगे कि जना हमें पता है आप कैसे इलेक्ट हुए हैं। कोई किसी को फॉर्म 45 कहता है, कोई किसी को फॉर्म 47 कहता है। अब देखें, जब यानी कि यही एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि जो इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप इन प्लेस है वो अवाम की विम्स और विशेस को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या वो अवाम का चेहरा है या नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली अवाम जो है अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज करती है? लीडर्स को इलेक्ट करके। वो फिर अवाम का जो नैरेटिव है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस के ऊपर। लेकिन ये मसला सारा का सारा ये है कि यही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर, अक्सरियत लोग ये राय है कि ये जो इलेक्टेड लीडरशिप आई हुई है ये इलेक्टेड नहीं है, बल्कि ये सिलेक्टेड है। इसीलिए अब ये जो लीडरशिप जिस भी तरह की लेजिस्लेशन कर रही है, तो आप मुझे बताएं, क्या ये लेजिस्लेशन अवामी उमंगों को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। तो ये जो 26 अमेंडमेंट है, अगर हम इसको देखें तो इस 26 अमेंडमेंट को करने में जो इलेक्टेड जो लीडरशिप इन्वॉल्व है, जब वो ही कंट्रोवर्शियल है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या लेजिटिमेसी होगी? अब फिर हम देखते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नतीजे में आने वाले जो पॉलिटिकल जो आपके वो आ रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो कितनी कंट्रोवर्शियल हो रही हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं और डिसीजंस कुछ और हो रहे हैं। कंट्रोवर्शियल कहना है कि ज्यादती नहीं है, जाने न जाने, घुरी न जाने, बाग तो सारा जाने है। कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, वी आर सर्टेन कि क्या हुआ है। जिसने वोट डाला वो तो सर्टेन है कि उसने किसको वोट दिया और असल में देखिए, मैं चूंकि एक लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ, जब तक हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस नहीं होता ना, तो हम इतना ज़्यादा श्योरिटी के साथ चीज़ों को कह नहीं सकते। शायद आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो अनटिल अनलेस कि हमारे पास कोई कोजेंट एविडेंस नहीं आए, तो हम उस चीज़ को जो है ना, लाइक
कन्विक्शन के साथ कह नहीं सकते, इसलिए I मैंने agree. कंट्रोवर्शियल का वर्ड इस्तेमाल I agreed किया, on लेकिन मैंने बताया कि जो पॉपुलर ओपिनियन है इसको लेके वो वही है जो आपने कहा है। जी जी ठीक है, हमारे या ना माने पॉपुलर ओपिनियन यही है कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान को चलाने वाली लीडरशिप है वो कंट्रोवर्शियल है, दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड वॉट एवर लेजिस्लेशन दे हैव मेड, इसी वजह से कि वो जो लेजिस्लेशन है वो अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं है, और उससे होने वाले जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स अराइज हो रहे हैं, जो इंस्यूज हो रहे हैं इवेंट्स, लेजिस्लेशंस हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो टेम्पररी हैं और वो रैप अप हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं होती, तारीख उठा के आप देख लें, हमें तारीख बताती है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत सारे ऐसे ड्रैकोनियन लॉज आए। जनाब एनआरओ आ गया, मुशर्रफ साहब एनआरओ लेकर आ गए, पता नहीं कौन कौन से कानून आ गए। जनाब मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की आपस में रिकन्सिलेशन होती है, बहुत सारे ऐसे कानून आए। नैप, अब देखें नैप का कानून भी था, वो भी कितना कंट्रोवर्शियल हुआ। जब कोई कानून अवामी मंगों के मुताबिक नहीं होता, उसको लोगों की सपोर्ट नहीं होती, तो वो शायद वक्ती तौर पे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इट कैन नॉट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, ये हमें हिस्ट्री बताती है। तो मैं समझता हूँ 26 अमेंडमेंट का भी यही फीचर होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो भी रिसेंट टाइम के अंदर सिंध के अंदर काफ़ी हालात ख़राब होने की वजह बनी, कैनाल सिस्टम्स जो इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखें, मैं इसके बारे में ये चीज़ें कुछ और चीज़ों से कनेक्टेड है। जब ये मसला राइज़ हुआ और कराची बार एसोसिएशन ने इस इशू के ऊपर जो है रेजोल्यूशन पास करी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो रिस्पांस दिया, तो हमारे बहुत सारे जो दोस्त थे, ब्यूरोक्रेसी के थे, पॉलिटिकल साइड के थे, और जनाब जो आप कह लें वॉलंटियर ले लें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो जुडिशल एक्टिविज़म की तरफ आ गई। जो लॉयर जो हैं हर चीज़ में टांग अड़ा रहे होते हैं। देखिए, जब हमारा जो मैंडेट है वो यही है कि कोई भी अगर काम गैर कानूनी हो रहा है, कोई भी अगर काम कहीं पर भी इनजस्टिस हो रहा है, और कहीं कोई भी चीज़ अगर एज़ पर लॉ नहीं हो रही है, तो मैं समझता हूँ चाहे कराची बार एसोसिएशन हो और एक लॉयर, तो उसका ये राइट है, वो राइट है, उसको कहा गया है कि वो इसके खिलाफ अपना ओपिनियन को वॉइस करे। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग भी एक इस तरह की एक्टिविटी है। आपने एक प्रोजेक्ट इन्विसेज किया विदाउट पार्टिसिपेशन, लोगों को ऑनबोर्ड किए बगैर। देखिए, हमारे पास कोई भी एक गवर्नमेंट फेडरल लेवल का जो प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को इन्विसेज करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड लिया जाता है, और बाकायदा तौर पर हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस में कहूँगा इरसा मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट, ये जो इन्विसेज किया गया, जिसके तहत जनाब आप बैरन लैंड्स को जो है रिक्लेम कर रहे हो, और इंडस जो हमारा रिवर है वहाँ से आप 6 कैनाल्स बड़ी निकाल रहे हो, तो क्या आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को इन्विसेज करते वक्त उसमें जो लोग स्टेक होल्डर्स थे, क्या उनको आपने ऑन बोर्ड लिया था? क्या ये प्रोजेक्ट इंक्लूसिव था? क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर कंसेंसस बिल्ड हुआ था? क्या ये प्रोजेक्ट उन कोड्स, उन रूल्स एंड रेगुलेशन की कंप्लाइंस करके बनाया गया था? अगर तो हाँ, तो फिर तो ठीक है, ये काम करना चाहिए। अगर तो ना, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत कंट्रोवर्शियल है। और हमने देखा, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को, जब कोई भी प्रोजेक्ट अनरिप्रेजेंटेटिव होगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट अगर अनरिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, तो उसका जो है वो अंजाम फिर यही होना होता है कि जनाब फिर लोगों को जब पता चलता है तो फिर एक मैस मोबिलाइजेशन हो जाती है। दूसरी बात यह है कि एक तो मैं लीगल एस्पेक्ट से मैंने इस कॉर्पोरेट फार्मिंग को आपको बताया कि क्यों इस पर इतनी ज़्यादा लॉयर्स की जो है ना वो रेजिस्टेंस आई। दूसरी लीगल एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया कि ये उन कोड्स रूल्स को फॉलो करके नहीं इन्विसेज किया गया। सही है, ये जो सारी डिसीजन मेकिंग हुई बड़े हैपेसेंट मैनर के अंदर आर्बिट्री हुई, और बड़ा वो कहते हैं ना ऑटोक्रेटिक वे के अंदर हुई, जिसके अंदर वन मैन शो रहा था। हालांकि कानून मौजूद है इसका बाकायदा कि कैसे ये काम होना है। तो जनाब कोई भी डिसीजन मेकिंग हो वो अनरिप्रेजेंटेटिव होगी, उसका अंजाम यही होगा। आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर लें, एक तो अनरिप्रेजेंटेशन इसका लीगल एस्पेक्ट से मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं जनाब पॉपुलर ओपिनियन की तरफ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वाटर की बड़ी शॉर्टेज है। अभी तो खैर इंडस वाटर ट्रीटी का भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेन कंट्री है, पाकिस्तान के पास जो है पानी की एक बड़ी शॉर्टेज है। दूसरी बात है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो कैनाल का इरिगेशन सिस्टम है वही इतना ड्राई अप हो गया है, तो हमारा सारा का सारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसी इंडस वाटर पर रिलाय कर रहा है जहाँ से आप नहरें निकाल रहे थे। तो भाई मेरे, अगर आपको कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी है
तो अगर आप थोड़े से स्टैटिस्टिक उठा लेंगे पंजाब के, सिंध के, तो आपको इतनी बैरन लैंड नज़र आएगी जो पानी की कमी की वजह से सेलाइन हो चुकी है। तो क्या ही बात थी कि आप वहाँ के हारियों को अपने साथ ऑन बोर्ड करते, उन बैरन लैंड्स के ऊपर इन प्रोजेक्ट को इन्विसेज करते, इस पे आपकी कॉस्ट भी कम आती, आपको नहर की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारा सिस्टम ऑलरेडी पुट इन प्लेस है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो जाती, लोग ऑन बोर्ड होते, डेवलपमेंट आती, खुशहाली आती। ये जो अपने आइसोलेशन के अंदर, डेजर्ट के अंदर ये काम आप कर रहे हैं, ये एक तो ये कॉस्टली भी है, दूसरी बात ये कि डेजर्ट इसकी कोई प्रोजेक्ट की कोई फिजिबिलिटी भी नहीं है, दूसरी बात ये कि ये कैसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप एक बंदे से छीन के दूसरे जगह बंदे को दे रहे हैं। ये कैसा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो कि भाई एक बंदे से आप छीन रहे हो पानी और दूसरे को प्रोवाइड करो, या तो आप पानी क्रिएट करो भाई वहां पर। तो ये पॉपुलर ओपिनियन भी इसके खिलाफ है। और दूसरी बात ये है कि जिस बेवकूफ़ इंसान ने इस प्रोजेक्ट को इन्विसेज किया है, क्या उसको ज़मीनी हकायक का नहीं पता कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को अगर सिंध के अंदर उन लैंड्स पर इन्विसेज करते जो ऑलरेडी सेलाइन है, वो रिवाइव भी हो जाती, वहाँ का हारी भी खुशहाल हो जाता, सही, और हमारी उन इदारों की इन लोगों के साथ गुर्बत भी हो जाती। बहुत बड़ा मसला है जनाब, अमीरों और गरीबों के दरमियान सोशल डिस्पैरिटी आ गया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस और आवाम के दरमियान एक खला पैदा हो गया है। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है जिसमें हम एक दूसरे के करीब हों। आप बलूचिस्तान के हालात उठा के देख लें, आप सिंध के हालात उठा के देख लें, कितनी ज़्यादा हमारी जो है वो आपस में एक सोशल डिस्पैरिटी आना शुरू हो गई है। इसी वजह से आना शुरू हो गई है कि हम जो है बड़े आइसोलेशन के अंदर चीज़ें कर रहे हैं। हमारा हर काम अनरिप्रेजेंटेटिव है, हमारा हर काम जो नॉर्म्स है हमारे एस्टेब्लिश, उसकी कंप्लाइंस किए बगैर है। तो भाई या तो फिर आप कानून ही ख़त्म कर दो। अगर आप चाह रहे हो जी कानून के जनाब ये रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाती हैं, तो मैं क्यों ये इतनी सारा प्रोजेक्ट को लगाने के लिए इतनी सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी करूँ, रैप अप करो फिर उसको आप, अगर आपने करना है। और अगर आपने रैप अप नहीं करना, तो जैसे एक आम आदमी एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए तमाम कानून की कंप्लाइंसेस कर रहा होता है, तो सिमिलरली अगर आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप किस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि आप भी किसी कानून के मातहत हो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई कानून से बड़ा नहीं है, कोई ओहदा, कोई सियासी पोस्ट, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई कानून से बड़ा नहीं है, सब कानून किताबें हैं। तो जनाब जैसे एक हारी के ऊपर कानून लागू हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर कानून लागू हो रहा है, एंटरप्रेन्योर के ऊपर हो रहा है, तो मैं समझता हूँ जब पंजाब गवर्नमेंट हो या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उन पर भी ये कानूनी इक्वली लायबल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला के इसको भी रिप्लेस कर दें 26वीं अमेंडमेंट की तरह। अच्छा, कंसेंसस के हमने फ़ायदे तो गिनवा दिए, अब मैं आपको उसके कोई नुकसान भी गिनवा देता हूँ। डैम, आज जब ट्रीटी सस्पेंड कर रहे हैं इंडिया, तो हमारे हाथों के तोते उड़ गए। क्यों? क्योंकि हमने डैम पे काम नहीं किया, और जिसकी एक बुनियादी वजह कंसेंसस है। सूबों में कंसेंसस नहीं हुआ पाया कभी, 70 साल में हमें तौफीक ही नहीं हुई डैम बनाने की। क्यों? क्योंकि बनता है तो नीचे वाले कहते हैं ये गलत कर रहा है, और नीचे वाला ना तो ऊपर वालों को मसला हो जाता है। तो ये भी तो मसले मसाइल हैं कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की सही काम की भी नहीं हो पाता, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके अपने को मफादात हैं जो अलाइंड ही नहीं होते कभी अवामी मफादात से। देखें, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और ये हमारे दरमियान चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं, हमने काम कंसेंसस से ही करना है। अब अगर इसमें डिले भी आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, यूरोप को देखें, तो वहाँ सारी चीज़ें कंसेंसस से हो रही होती हैं। मसला देखिए, कंसेंसस कोई बुरी चीज़ नहीं है, कंसेंसस करने के लिए जो पॉलिटिकल विल आपको चाहिए होती है, उसका बड़ा मसला है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप होगी तो कोई मसला नहीं है कंसेंसस बिल्ड करने में। ये पाकिस्तान अवाम थी जिसमें 1965 की वॉर में कंसेंसस बिल्ड किया, आर्मी स्कूल पे अटैक हुआ, कंसेंसस बिल्ड हुआ। कितने सारे पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मोमेंट, पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला आ गया, कंसेंसस बिल्ड हुआ, कितने लोगों ने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करी। पाकिस्तान में फ्लड आ गया जनाब सिंध के अंदर, कंसेंसस बिल्ड हुआ, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो जनाब ये कौम कंसेंसस बिल्ड करने वाली कौम है, लेकिन आप करें तो सही। मसला ये आपकी प्रायोरिटीज ही नहीं है। हमारी हर आने वाली हुकूमत की देखें, डैम एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ बनाया जाता है। हमारी प्रायोरिटी है जनाब प्रोजेक्ट 5 साल के लिए मैं आया हूँ, मुझे मोटरवे बनाने दो। हमारी 5 साल के लिए मैं आया हूँ, मुझे कोयले के पावर प्लांट लगाने दो। 5 साल के लिए मैं आया हूँ, मुझे कोई फीता काटने दो, लैपटॉप्स देने दो, ताकि लोगों को मैं नजर आऊँ। भाई डैम तो नजर ही नहीं आता कहीं। डैम तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, एक सस्टेनेबल अप्रोच की चीज़ें। तो आपने इसी वजह से आपने कहा जी मुझे पॉपुलर अपील कैसे मिलेगी, तो आपने जनाब ऐसे प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज किया जहां से आपको वोट बैंक मिले। मसला सारा ये है कि प्रोजेक्ट
जो है वो अवाम को सर्व करने के लिए नहीं लगाए जाते, अपनी पॉलिटिकल पैट्रोनेज, अपनी पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए बनाए जा रहे होते हैं। तो जनाब ये तो हमारी लीडरशिप के एंड की मिस्टेक है ना। कंसेंसस वर्ड तो बहुत अच्छा है, ये तो जमहूरी वर्ड है, मतलब इट्स सेल्फ एक जमहूरी वर्ड है। इस कंसेंसस के नाम के ऊपर अमेरिका दुनिया का इतना बड़ा मुल्क बन गया, यूके दुनिया का इतना बड़ा मुल्क हो गया। इसी कंसेंसस के नाम के ऊपर यूरोपियन यूनियन आज आपकी मौजूद है। 28 मुल्क आपस में जुड़े हुए हैं इसी कंसेंसस के नाम पर, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ उनके चेहरे हैं, लेकिन इसी कंसेंसस के ऊपर आज वो इतनी बड़ी रियासत बन गए। तो जनाब कंसेंसस वर्ड बुरा नहीं है, बुरे बेसिकली हमारा माइंडसेट है, हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। अच्छा, जैसे कि आपने तस्करा करा कि जो पीपल हैं इन ब्लैक कोट, उन्होंने क्या नाम को बुरा लगा कि भाई ये तो ज़्यादती हो रही है, कलाल फार्मिंग हो रही है, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, और रोडों पे आ गए वो आवाम की आवाज़ बने। बट क्या ये जुडिशल एक्टिविज़म में नहीं आता? ये जजों को, वकीलों को हर मैटर के अंदर इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी नहीं है? देखिए ये जो आपका सवाल है ना, मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से इसको भी क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए मैं एज अ लॉयर जुडिशल एक्टिविज़म के फेवर में नहीं हूँ, सही है। जो कोर्ट्स हैं ना, वो एक एज अ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, उनको कानून के अंदर एज अ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रखा गया है कि जब आपको कहीं से भी इंसाफ ना मिले तो आपने कोर्ट के पास आना है। जब भी आप कभी कोर्ट में केस लेके जाएंगे ना, तो वो आपको बोलेंगे भाई आपको किससे मसला है? जनाब मुझे डिप्टी कमिश्नर से मसला है। क्या आपने उनको कंप्लेन की थी? क्या आपने उनके सीनियर को या जो हमारा डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, क्या उनके कंप्लेंट सेल को आपने अप्रोच किया था? जब आपने ये सारे रेमेडियल ऑप्शन को एग्जॉस्ट कर लिए तब आपने हमारे पास आना है। मसला सारा का सारा ये है कि ये जुडिशल एक्टिविज़म आपको होता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये जो नीचे के जो इदारे हैं, ये जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है, जब ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो फिर हर बंदा आपको कोर्ट में खड़ा हुआ नज़र आएगा। तो आपको लग तो रहा है कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, कि छोटा सा मसला होता है कोर्ट आ जाती है। नहीं जनाब, कोर्ट के आने से पहले जो रेमेडियल जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद थे, जब उन्होंने आपकी नहीं सुनी तो अल्टीमेटली आप कहाँ आ गए जनाब? आपने जुडिशरी के पास ही आना है, और फिर वो खबरों की जिन्नत बन जाती है। कोई साफ़ी ये नहीं बताता कि जनाब ये जो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन आई है स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ, हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन आई है किसी चीज़ के ऊपर, वो उन इदारों से होके ज़रूर गुजरी है। जब उन इदारों ने उन कंप्लेंट्स को नहीं टेकअप किया तो फिर आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उस इदारे के पास जाएं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको कहा है, जब तुम्हारी कोई ना सुने, जब तुम्हारा पुलिस वाला, पॉलिटिकल लीडरशिप, तुम्हारा कोई अपना ना हो, तो तुम इन कोर्ट्स के पास आ जाना, ये तुम्हें इंसाफ फराहम करेंगी। तो यही वजह है आपको जुडिशियल एक्टिविज्म होते हुए नज़र आ रहा होता है। लेकिन जनाब ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, ये क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस है। ये क्राइसिस ऑफ, ये नॉन रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशन की एक प्रूफ है, जिसकी वजह से ये जुडिशियल एक्टिविज्म वाली चीज़ें आपको नजर। आज आप इदारे को ठीक कर दें, पुलिस के सिस्टम को आप रिस्पॉन्सिव बना दें, कोई बंदा मैजिस्ट्रेट के पास आके बाई से नहीं लगाएगा जनाब। किसी को आने की ज़रूरत ही नहीं है कोर्ट के अंदर कि वो आके जनाब बाई से लगा रहा है कि जनाब मेरी FIR नहीं काटी जा रही, तो वो जज के पास आ रहा है। कोई बंदा आज आप जनाब हमारे हमारी जो लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है इनको इफेक्टिव बना दें। आज हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस है, आप इसको ठीक कर दें, KDA को ठीक कर दें, कोई कोर्ट के पास नहीं आएगा जनाब प्रॉपर्टी का गलत ट्रांसफ़र हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, कोई किसी का हक नहीं मारेगा, क्योंकि उन मसलों को हल करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी उनकी कंप्लेंट्स को टेकअप करके बैठे हुए होंगे। तो कभी भी नहीं होगा। तो ये नहीं हो रहा, तो जब भी तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है। तो आप एक तरफ जुडिशियल एक्टिविज्म तो कह रहे हैं, बार को भी कह रहे हैं, बेंच को भी कह रहे हैं, लेकिन उन इदारों को भी तो आप पॉइंट आउट करें ना, जिसकी नाअहली की वजह से, जिसकी पुअर गवर्नेंस, मैल फंक्शनिंग और आप कह लें कि इनकॉम्पिटेंसी की वजह से ये जुडिशियल एक्टिविज्म को जनाब दरवाजे उसके खोल रहे हैं। तो जनाब ये मसला है जुडिशियल एक्टिविज्म का। ठीक। अच्छा, आज का जो सेशन था, उम्मीद तो यही थी और ख्वाहिश भी यही थी कि आपसे जाने आपके बारे में, कारोबारी सफ़र कैसा रहा। बट जो आपकी फील्ड है लीगल और जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो इतने डेवलपिंग हैं, उनसे हम बात करते रहे, हमारा पूरा टाइम ही गुजर गया और अभी मसाइल ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि मसाइल ही इतने हैं, एक मसले से दूसरा निकलता है, दूसरा तीसरा निकलता है। मगर मुझे आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे किसी नेक्स्ट मोर प्रोडक्टिव पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।